नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की CUET MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और आज मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो सवाल हम देखेंगे वो है कि कौन सा वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, जो कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए गए हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है कि आर्टिकल 3 से 10, दूसरा है आर्टिकल 4 से 11, तीसरा है आर्टिकल 5 से 11 और चौथा है आर्टिकल 6 से 11। तो ये एक आसान सवाल है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं वो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। तो कुछ और जानकारी भी देखते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। तो जो भारतीय संविधान है उसको जब एडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस दिन को जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने हमारे संविधान को एडॉप्ट किया। दूसरी जो डेट है वो है कब संविधान फोर्स में आता है, कब वो लागू हो जाता है। तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, और यही डेट है जब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी। लेकिन क्योंकि संविधान को जब अडॉप्ट कर लिया गया तो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे संविधान के जिनको तत्काल रूप में उसको प्रभावी बनाना जरूरी था। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस जिनको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया गया, उसमें सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, चुनाव से जुड़े हुए, इलेक्शंस, और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो संविधान सभा थी उसी को प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बनाया गया, तो उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी तत्काल रूप से प्रभावित किया गया। और ओथ और एफर्मेशन प्रेसिडेंट की है उसको भी लागू किया गया। इसके अलावा कुछ अस्थायी और जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे उनको भी 26/11/1949 से ही लागू किया गया। तो ये कुछ प्रोविजंस भी हमें पता होने चाहिए। इसी प्रकार से जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यहां हमें नागरिकता के मामले में यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है संविधान में उनके बारे में जिक्र आता है। और इसके अलावा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जिक्र है नागरिकता का। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता को गवर्न करता है भारत में। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और जो इससे एक करंट अफेयर्स का मुद्दा जुड़ा हुआ है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और ये जो सीए एक्ट है 2019 का, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा भारत में। और इसमें जो हमें खास बात याद रखनी है कि ये 3 देश और 6 कम्युनिटीज़ पे लागू था। तो भारत के 3 पड़ोसी देश, BAP से आप याद रख सकते हैं, बाप, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 देशों पर यह लागू था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि वहां से आने वाले लोगों को हम सहूलियत देंगे, यानी कि नागरिकता में उनको फास्ट ट्रैक करेंगे, उनको जल्दी नागरिकता दी जाएगी। और ये कौन से समूह से ये लोग होंगे? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ये दिया गया कि वहाँ से अगर जो भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता देने में हम थोड़ी सहूलियत प्रदान करेंगे। तो ये 6 कम्युनिटीज़ अगर आपको याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है ऋतिक जैन, जो कि BSc की पढ़ाई कर रहा है और उसमें पास हो गया है। ठीक है, तो ऋतिक जैन BSc की पढ़ाई कर रहा है और उसमें पास हो गया है। तो HJ यानी कि हिंदूज को, जैन्स को, BSc में बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस और P से पारसीज। तो इस तरीके से आप इस आसान से एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, HJ BSc P, यानी कि आपका जो फ्रेंड है, आपका मित्र ऋतिक जैन, वो BSc पास कर गया है। तो ये 6 कम्युनिटीज़ हैं जिनको सिटीजनशिप यानी नागरिकता देने में सहूलियत दी जाएगी। तो ये भी हमको इस तरीके से याद रखना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये सवाल है कि जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
उसकी मैक्सिमम संख्या और मिनिमम संख्या क्या हो सकती है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसकी कम से कम न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है चीफ मिनिस्टर को मिलाकर। और ऑप्शन जो दिए गए हैं 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं और 14। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 12। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान देखते हैं। तो जो सबसे कम न्यूनतम संख्या हो सकती है मंत्रिपरिषद की वो 12 है, और जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 15%, जो कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है उसके जो मैक्सिमम जो उसकी संख्या है उसका 15% ही हो सकता है मंत्रिपरिषद की संख्या। और ये जो रेगुलेशन आई है ये आई है जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इसके द्वारा ये सीमा लगाई गई है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि मंत्रिपरिषद बहुत ही बड़े हो रहे थे, यानी कि जंबो मंत्रिपरिषद बनाए जा रहे थे, क्योंकि हर पार्टी को अपनी सरकार बचाने के लिए ये प्रलोभन देना पड़ता था कि चलिए आइए आपको मंत्री बना देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी जंबो मंत्रिमंडल बन रहे थे, और इसको इस चीज़ से निपटने के लिए ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का लाया गया, और इसके द्वारा 164(1)(a) और आर्टिकल 75(1)(a) को जोड़ा गया। ये स्टेट्स के लिए है, तो ये आर्टिकल भी हमें याद रखना है, और ये सेंटर के लिए है, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद पे ये लागू है आर्टिकल 75(1)(a). इसके द्वारा ये कहा गया कि भाई न्यूनतम संख्या तो 12 हो सकती है मंत्रियों की, लेकिन अधिकतम संख्या 15%, यानी कि लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती कुल संख्या के, और इसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। और ये अमेंडमेंट एक्ट भी हमें याद रखना चाहिए कि ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा लाया गया है ये प्रावधान। तो ये था इस सवाल के बारे में। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल। जो तीसरा सवाल है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन दी है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मूल ढांचा का सिद्धांत, तो ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये कौन से कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसमें जो हमारे पास विकल्प हैं, पहला है गोलकनाथ केस 1967 का, दूसरा है केशवानंद भारती केस 1973 का, तीसरा शंकरी प्रसाद केस 1951 का, और चौथा है सज्जन सिंह केस 1965 का। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो आइए देखते हैं इस केस और मूल ढांचे से जुड़े हुए कुछ और पहलू। तो ये जो केशवानंद भारती केस है ये 1973 का है, और इसको एक लैंडमार्क केस माना जाता है भारतीय संविधान के लिए और भारतीय संविधान के इतिहास के लिए। और इस केस के द्वारा एक उत्तर दिया गया, एक डेफिनेट आंसर दिया गया कि जो एक सवाल लगातार परेशान कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स को कि क्या पार्लियामेंट जो है संसद, क्या वो पूरी तरीके से संविधान के सारे हिस्सों को बदल सकती है, क्योंकि संविधान अमेंडमेंट पावर तो देता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो क्या ये पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पूरे अधिकार हैं कि वो संविधान को जैसे चाहे बदल दें, या उस पर कुछ रोक है। तो इसका जो एक डेफिनेट आंसर केशवानंद भारती केस से निकल कर आया, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार कि पार्लियामेंट के पास सारे पावर हैं कि वो संविधान को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक मूल ढांचा प्रभावित ना हो। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, संसद के पास पावर तो है, लेकिन वो पावर लिमिटेड है। यानी कि जहां पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कदम उठाएगा कि जिससे कि मूल ढांचा प्रभावित होता है संविधान का, तो वहां उस पर रोक लग जाएगी, यानी कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। और मूल ढांचे की एक एक्सप्लिसिट व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में कई चीज़ों को ऐसा बताया है कि वो मूल ढांचे का पार्ट है। जैसे कि भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो मूल ढांचे का पार्ट है, फेडरलिज्म जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी मूल ढांचे का पार्ट है, सेकुलरिज्म मूल ढांचे का पार्ट है,
और इस तरीके से कई सारी चीज़ों को बात की गई है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी मूल ढांचे का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे की डॉक्ट्रिन इसी केस में दी गई, और ये फैसले की तारीख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अब जो केशवानंद जी थे, जिन्होंने ये केस ओरिजिनली लड़ा या फाइल किया, तो वो केशवानंद जी, उनकी मृत्यु हो गई है 1 साल पहले। और केशवानंद जी एक साधु थे, संत, केरल से आते थे, और उनके जो मठ का नाम है वो है एडनीर। तो एडनीर मठ के साधु थे, और केरल गवर्नमेंट के कुछ कानून के खिलाफ उन्होंने ये केस किया था। अल्टीमेटली वो ये केस हार गए, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा इसी केस में, और ये बेंच था 13 जजेस का बेंच, यानी कि 13 जज इसमें बैठे थे। और यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कभी भी हम बात करते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट बैठा रही है किसी इंपॉर्टेंट मसले के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसका मतलब ये है कि वहाँ कम से कम 5 जजेस होंगे। तो 5 जजेस या उससे ज़्यादा जजेस में वो पीठ बन जाती है संवैधानिक पीठ। तो ये सारी जानकारी भी हमको इसके साथ होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि वो कौन से संविधान के प्रोविजंस हैं जहां पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बात की गई है और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर सी ऑप्शन है कि दोनों में, नीति निर्देशक तत्व में भी और मूल कर्तव्य में भी, या कहीं भी नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका सही जवाब है कि दोनों जगह, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य, दोनों जगह इसका उल्लेख है। तो आइए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 48A जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 51A क्लॉज जी, और ये पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, मूल कर्तव्य का, और ये होता है पार्ट 4A। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों जगह पर्यावरण की सुरक्षा का जिक्र किया गया है। 48A में कहा गया है कि राज्य पर ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की वो सुरक्षा करे, और इसी तरीके से आर्टिकल 51A क्लॉज जी में लिखा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मूल कर्तव्य है हर नागरिक का कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे। तो ये दोनों ही जगह बताया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं आखिरी सवाल पे। तो ये सवाल है कि भारत को किसने कहा कि भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी फेडरल यानी कि क्वासी फेडरल को कहा जाता है अर्ध संघात्मक व्यवस्था, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पहले हैं लॉर्ड ब्राइस, फिर हैं इवोर जेनिंग्स, फिर एच जे लास्की, और लास्ट में केसी वियर। तो ये जो कथन है कि भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है, वो कथन है केसी वियर का। तो आइए देखते हैं क्वासी फेडरल से केसी वियर का क्या तात्पर्य है। तो जो भारत का संविधान है वो क्वासी फेडरल है, उसकी प्रकृति क्वासी फेडरल है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यूएस की बात करेंगे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यूएस में स्ट्रिक्टली फेडरल है, यानी कि ट्रू फेडरेशन है। वहां जो 50 राज्य हैं यूएस के, केंद्र से अलग भी हो सकते हैं।
तो उनके पास ये शक्ति निहित है कि वो चाहें तो अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एग्रीमेंट के द्वारा वो साथ में जुड़े हैं। भारत के संदर्भ में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है और भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि भारत में यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स का समन्वय है। तो इसीलिए भारत को केसी वियर के द्वारा एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा गया है और ये भारत पे बिल्कुल लागू होता है। तो भारत इसीलिए क्वासी फेडरल स्टेट माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सारे प्रश्न, और इसी प्रकार हर प्रश्न को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी जुड़ी हुई जानकारी हमें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न शायद वहां से कहीं से आ जाए। तो इसी प्रकार आप अपना रिवीजन भी करते रहिए और मैं मिलूंगा आपसे दोबारा अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।